नमस्कार साथियों, मैं पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन रहेगा वो जो अपना टेस्ट सीरीज जो समीक्षा 2024-25 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पांचवा टेस्ट फोर्थ टेस्ट कौन सा चौथा टेस्ट है जो कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का जो तीसरा चैप्टर है सेवा क्षेत्र, किससे संबंधित है? सेवा क्षेत्र उससे संबंधित अपना आज का सेशन रहने वाला। जो सेवा क्षेत्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पर्सन आपके जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक है उससे संबंधित अपना ये सेशन रहेगा। इसमें पूरी आपका जो आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े और जो भी योजनाएं चल रही उन सभी योजनाओं का इसमें समावेश किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले शेयर कीजिए और जहां तक हो सके वहां तक लोगों को शेयर कीजिए और आप भी क्लास में प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रॉपरली। पहला प्रश्न अपना है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा? किसमें? प्रचलित कीमतों के आधार पर पूछा है। आपको दो तरीके से पूछ सकता है, करंट प्राइस पे किस पे? करंट प्राइस पे। और दूसरा आपको पूछ सकता है बेस ईयर पे। बेस ईयर आपका कौन सा है? दूसरा रहेगा करंट प्राइस पे की जो वर्तमान में मार्केट में जो प्राइस चल रही उसके अनुसार आपकी वैल्यू क्या रहेगी करंट प्राइस के अनुसार। और बेस ईयर में 2011-12 अपना बेस ईयर है उसको 100 मान के 100 मान के उसके हिसाब से कैलकुलेशन की 2011 में जिसकी 100 वैल्यू थी उसको एक पर्टिकुलर जो महंगाई बढ़ती उसके अनुसार उसके हिसाब से। और इसमें क्या है कि उसी महंगाई का समायोजन कर लिया जाता है और वो महंगाई के साथ में इसकी वैल्यू आती है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन किसमें? जीएसवी में, GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना योगदान रहा? किसका पूछा? सेवा क्षेत्र का आपको पूछा है इसमें। तो कितना योगदान रहा सेवा क्षेत्र का करंट प्राइस के आधार पे, करंट या प्रचलित कीमतों के आधार पे सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा? आप लोग आंसर दीजिए तो आपके भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ में। तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो प्रचलित कीमतों पे उस पे कितना रहा? 7,21,120 रुपए है वो सेवा क्षेत्र का रहा। कितना रहा? 7,21,120 करोड़ रुपए। और 4,22,854 किसका रहा था? कृषि क्षेत्र का। और 4,26,472 करोड़ रुपए औद्योगिक क्षेत्र का जो है वो अर्थव्यवस्था में सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंतर्गत योगदान रहा। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा इन टर्म ऑफ प्रतिशत के आधार पे? किसके? प्रचलित कीमतों पे पूछा है। प्रचलित कीमतों पे सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा प्रतिशत में? किसमें पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। वैल्यू में आपका 7.21 लाख करोड़ रहा। कितना रहा? 7.21 लाख करोड़ रुपए। अब पूछा इसमें कि आपका प्रतिशत के आधार पे कितना योगदान रहा सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों के आधार पे आपका जो योगदान रहा वो कितना रहा? 45.92%। कितना रहा? 45.92% रहा। 26.92% किसका रहा था? कृषि का। और 27.16 किसका रहा था? उद्योग का। ये तीनों क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन इन जीएसवी है। तो सेवा क्षेत्र का आपका योगदान जो था वो 45.92% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा? किसके आधार पर पूछा? बेस ईयर के आधार पर। और बेस ईयर कौन सा आपका? बेस ईयर आपका है 2011-12। कौन सा है? बेस ईयर भी याद रखना क्योंकि कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता कि बेस ईयर कौन सा था। तो बेस ईयर कौन सा था? कौन सा है? 2011-12 के बेस ईयर के आधार पे आपका सेवा क्षेत्र का है वो कंट्रीब्यूशन कितना रहा। सेवा क्षेत्र का बेस ईयर के आधार पे या स्तर कीमतों के आधार पे जो कंट्रीब्यूशन था वो था 3,70,492 करोड़। कितना था? 3,70,492 करोड़ रुपए है वो आपका सेवा क्षेत्र का स्तर कीमतों पे योगदान था। और प्रचलित कीमतों पे आपका योगदान कितना था?
7.20 लाख करोड़। आंकड़े अच्छे से याद रखना कि प्रचलित कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे दोनों पे कितना कितना कंट्रीब्यूशन था। अब नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान है। किसके आधार पर पूछा है? स्तर कीमतों के आधार पे सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान रहा सेवा क्षेत्र का प्रतिशत के आधार पे। किसके आधार पे? इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में आपका कितना कंट्रीब्यूशन इसका रहा। आप लोग भी आंसर दीजिए। सेवा क्षेत्र का स्तर कीमतों पे या बेस ईयर के आधार पे कितना कंट्रीब्यूशन जीएसवी में रहा था। किसमें? सकल राज्य मूल्यवर्धन में जीएसवी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का रहा। स्तर कीमतों पे जो आपका कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का वो रहा था 45.07%। कितना रहा था? 45.07% जो कंट्रीब्यूशन है वो स्तर कीमतों के या बेस ईयर के आधार पे था। और आप प्रचलित कीमतों पे या करंट प्राइस के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन था? प्रचलित कीमतों पे आपका था 45.92%। कितना था? 45.92% था, वो था आपका प्रचलित कीमतों के आधार पे। और स्तर कीमतों के आधार पे 45.7%। कितना? 45.07% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्तर कीमतों पे सेवा क्षेत्र का जीएसवी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र की स्तर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वृद्धि दर कितनी रही थी। किसके आधार पे पूछे? स्तर कीमतों के आधार पे आपको ग्रोथ रेट पूछी कि जो आपका 45.07% या 3.7 लाख करोड़ जो आपका कंट्रीब्यूशन जीएसवी में है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बड़ा है। कितना बड़ा है पिछले साल के मुकाबले इस साल। तो जीएसवी में जो वृद्धि दर किसके आधार पे? स्तर कीमतों पे पूछा इसने। किसके आधार पे पूछा है? बेस ईयर के आधार पे। बेस ईयर के बाद में उसकी वैल्यू, बेस ईयर के आधार पे उसकी वैल्यू कितने प्रतिशत ग्रोथ रही कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बड़ा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो इसकी सेवा क्षेत्र की स्तर कीमतों पे जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है? 7.38%। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो 24-25 में 7.38% है, वो बड़ा है। कितना? 7.38% है, उसमें बढ़ोतरी हुई। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है इसके साथ में सुमेलित नहीं है या कौन सा है असत्य? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार किसके आधार पे पूछा? प्रचलित कीमतों के आधार पे। किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे पूछा है। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र का योगदान 7.21 लाख करोड़ 7.21 लाख करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92% रहा। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा। और वर्ष 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.88% रही थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या असुमेलित है? जय भीम। आंसर कीजिए, आंसर देते रहिए ताकि क्लास का भी मजा आए कि अच्छे से अटेंड हो रही है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र का योगदान किसका पूछा है? सेवा क्षेत्र का योगदान किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों के आधार पे 27 लाख करोड़ रहा। बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92% रहा। बिल्कुल सही है। किसके? प्रचलित कीमतों के आधार पे, करंट प्राइस के आधार पे। 2024-25 में जीएसवी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा। यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि कार्षिक आपका 26.92 था और औद्योगिक क्षेत्र का 27.16 यानी 27.16% था और औद्योगिक क्षेत्र का आपका 45.92% था। सर्वाधिक योगदान किसका था? सेवा क्षेत्र का ही था। और 2024-25 में जीएसटी में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.88 रही थी। गलत है क्योंकि इसमें 12.29% की ऐसा कुछ था, 12 पॉइंट से अबोव रही थी इस पे प्रचलित कीमतों पे। और स्तर कीमतों पे आपकी
7.38% ग्रोथ रेट रही थी स्थिर कीमतों पे। तो इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? फोर्थ गलत हो गया आपका। तो जीएसयू में सेवा क्षेत्र कंट्रीब्यूशन 7.21 लाख, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज 45.92% और सार्वजनिक योगदान जो जीएसयू में है वो सेवा क्षेत्र का है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, बिल्कुल सही है अर्षिता जी आपका। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर, किसके आधार पे? प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर कितनी रही? क्या पूछा है? ग्रोथ रेट पूछिए करंट प्राइस के आधार पे। किसके आधार पे पूछिए? करंट प्राइस के आधार पे। क्लास रुक रही है? सभी के रुक रही है कि आपके ही रुक रही है? एक सेकेंड। अभी चल रही है प्रॉपर? आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पे, किसके आधार पे? करंट प्राइस के आधार पे आपको जीएसवी में, किसमें? जीएसवी में कंट्रीब्यूशन सॉरी ग्रोथ रेट कितनी रही थी? किसका पूछा है? ग्रोथ रेट कितनी रही थी? अभी सही आ रही है? प्रॉपर चल रही है? ओके तो बिल्कुल सही आपका 12.29% जो है वो आपकी प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ रेट रही थी। कितनी रही थी? 12.29% जो है प्रचलित कीमतों पे रही थी सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट 2024-25 में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान कितना प्रतिशत रहा? अब आपको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र जो है उसके जो सब क्षेत्र है, उसके उप क्षेत्र जो है, उन उप क्षेत्र का योगदान किसका कितना रहा? यहां पे किसका पूछा आपको? व्यापार, होटल व जलपान गृह, इनका कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कितना रहा? यहां पे प्रॉपर चल रही है, कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है। मैं मोबाइल में चला के देखिए, मोबाइल में भी प्रॉपर चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी का इश्यू होगा यार। पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, पिछली 2-3 क्लासेस की भी आपको अवेलेबल नहीं हुई, आज मैं उस पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल व जलपान गृह का कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंटेज रहा? जो सेवा क्षेत्र के सब सेक्टर्स जो है उनके अंतर्गत कितना रहा? वो आपका 27.83% जो है वो किसका रहा था? व्यापार, होटल व जलपान गृह का जो है, रेस्टोरेंट, होटल और जो बिजनेस जो सेवा क्षेत्र का है उसका, व्यापार का जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन टोटल रहा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का, किसका? वित्तीय सेवाओं का योगदान कितना रहा? जो बैंकिंग और एनबीएफसी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा था वित्तीय सेवाओं का? बैंकिंग क्षेत्र जो है, फाइनेंशियल सेक्टर, उस फाइनेंशियल सेक्टर का सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत सब सेक्टर के तौर पे कंट्रीब्यूशन कितना रहा? कितना रहा इसका कंट्रीब्यूशन वित्तीय सेवाओं का? वित्तीय सेवाओं का कंट्रीब्यूशन जो आपका है वो रहा था 10.93, 10.93% जो कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र जो टोटल आपका था 7.21 लाख करोड़,
उसके अंतर्गत आपका 10.93% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका था, वित्तीय सेवाओं का या बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर जो बोलते हैं उसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में परिवहन, भंडारण व संचार क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था। किसका पूछा है, परिवहन, भंडारण व संचार क्षेत्र का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन रहा। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे, क्या अभी भी क्लास रुक रुक के चल रही? परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना था, 10.39%, 10.39% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका किसका था, परिवहन, भंडारण व संचार क्षेत्र का योगदान था सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में लोक प्रशासन का योगदान कितना प्रतिशत रहा। किसका पूछा है, लोक प्रशासन का, लोक प्रशासन का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका कितना रहा। लोक प्रशासन का कंट्रीब्यूशन आपका कितना रहा था, 7.10 जो है वो लोक प्रशासन का कंट्रीब्यूशन रहा था सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में अन्य सेवाओं का योगदान कितना प्रतिशत रहा। इसमें आपके व्यापार, होटल और जलपान गृह का आ गया था, उसके बाद में परिवहन व भंडारण, फिर वित्तीय सेवाएं, इसके बाद में लोक प्रशासन, और उसके बाद में जो बच गया वो कौन सा हो गया आपका, उसके बाद में अन्य सेवाएं, जो अन्य सेवाओं का कंट्रीब्यूशन कितना था, अन्य सेवाओं का कंट्रीब्यूशन कितना था। अन्य सेवाओं का कंट्रीब्यूशन जो था आपका 20.61%, कितना था, 20.61% जो है वो अन्य सेवाओं का कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट आपका, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में स्थायी व संपदा, आवासीय घरों का स्वामित्व व पेशेवर सेवाएं जो होती है, प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रोफेशनली जो सेवाएं, सर्विसेज जो होती है, जैसे सीए है, इंजीनियर्स है, इनकी जो सेवाओं का जो चार्जेस जो है उनका सबका मिलाकर कंट्रीब्यूशन कितना रहा। किसके आधार पे पूछा है, प्रचलित कीमतों के आधार पे। स्थावर संपदा, आवासीय गृह जो गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं उनका, और जो प्रोफेशनल सेवाएं जो प्रोवाइड करवाते हैं उन सबका मिलाकर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कितना रहा। तो ये जो रहा वो 23.11% जो है। सुमेलित कीजिए प्रचलित कीमतों के आधार पे सब सेक्टर, उप क्षेत्र या क्षेत्र पर उप क्षेत्र और उनका योगदान कितना रहा, उप क्षेत्र और उनका योगदान कितना रहा। व्यापार, होटल व जलपान गृह, परिवहन, भंडारण व संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवासीय घरों का स्वामित्व व पेशेवर सेवाएं और लोक प्रशासन, इनका कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहा। क्वेश्चन नंबर लगाइए ताकि पता चले कि कौन से क्वेश्चन का तेज कंवर जी आंसर दे रही हूं। व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण व संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवासीय गृह व स्वामित्व व पेशेवर सेवाएं और लोक प्रशासन। आंसर कीजिए आप लोग।
इसमें आपका 1 2 3 4 5 23 कंवर जी बिल्कुल सही है। इसमें आपका व्यापार होटल व जलपान गृह 27.83, परिवहन भंडारण 10.39, वित्तीय सेवाएं 10.96, पेशेवर सेवाओं से 30.11 और अन्य सेवाओं से 7.10% है, वो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन रहा। तो 1 2 3 4 5 जो ऑप्शन है वो आपका सही है, बिल्कुल सही। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में व्यापार होटल एवं जलपान गृह की वृद्धि दर कितनी, ये यहाँ पे क्या पूछा है, ग्रोथ रेट कितनी रही, किसकी पूछी है, व्यापार होटल व जलपान गृह है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही थी। कंट्रीब्यूशन अपन ने देखा कितना था, 27.83%, व्यापार होटल का 27.83% था, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट जो है वो कितनी रही थी। तो व्यापार होटल व जलपान गृह है उसकी ग्रोथ रेट आपकी 6.83% रही थी, कितनी रही थी, 6.83% जो है उसकी ग्रोथ रेट रही थी 2024-25 में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की वृद्धि दर कितनी रही थी, किसकी पूछिए, वित्तीय सेवाएं जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनकी ग्रोथ रेट कितनी रही थी, फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी रही थी, फाइनेंशियल सेवाओं की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही थी आपकी। फाइनेंशियल सेवाओं की ग्रोथ रेट जो आपकी है वो 7.3% रही थी, कितनी रही थी, 7.30% ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल सेवाओं की या वित्तीय सेवाओं की रही थी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में परिवहन भंडारण व संचार क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही थी, किसकी पूछिए, वृद्धि दर पूछिए, परिवहन भंडारण व संचार क्षेत्र की ग्रोथ रेट, परिवहन भंडारण व संचार क्षेत्र की आपकी ग्रोथ रेट है वो पूछी है 2024-25 में। तो इनकी भंडारण और संचार क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी थी, 5.87% जो है वो ग्रोथ रेट रही थी परिवहन भंडारण व संचार क्षेत्र की। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में लोक प्रशासन की, किसकी पूछिए, लोक प्रशासन की वृद्धि दर कितनी रही थी, लोक प्रशासन की वृद्धि दर 2024-25 में कितनी रही थी, बिल्कुल सही आंसर आपका, अच्छी है आपकी तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी, इसी को कंटिन्यू कीजिए तो जो आपका मिशन या मंजिल जो है वो आपको आराम से मिलेगी। लोक प्रशासन की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही थी, क्वेश्चन नंबर 18, लोक प्रशासन की ग्रोथ रेट, लोक प्रशासन की ग्रोथ रेट है वो आपकी रही थी 10.55%, 10.55% है वो लोक प्रशासन की ग्रोथ रेट थी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में अन्य सेवाओं की वृद्धि दर कितनी थी, अन्य सेवाएं जो अदर सर्विसेज जो थी उनकी आपकी ग्रोथ रेट कितनी रही थी, अन्य सेवाओं की ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी रही थी। तो अन्य सेवाओं की ग्रोथ रेट जो है आपके 2024-25 में कितनी रही थी, 10.84%, कितनी थी, 10.84% है वो अन्य सेवाओं की ग्रोथ रेट थी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व व पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर कितनी रही थी, ग्रोथ रेट पूछी किसकी, स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर जो प्रोफेशनल सेवाएं जो होती है, सर्विस होती है, उनकी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही थी, बिल्कुल सही, आपके भी आंसर सही आ रहे हैं। तो इनकी ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी रही थी, स्थावर संपदा आवासीय गृह व प्रोफेशनल सेवाएं जो दी जाती सर्विसेज उनकी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही थी। तो इसकी ग्रोथ रेट जो है वो 5.13%, 5.13% जो है वो ग्रोथ रेट रही थी स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व हुए पेशेवर सेवाओं का। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, कौन सा क्षेत्र था
उप क्षेत्र था जिसका योगदान है वो सर्वाधिक रहा? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का था, किस उप सेक्टर जो था, सब सेक्टर जो था, उन सब सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर का था? बिल्कुल सही है, किट्टू शर्मा, तेज कंवर, दोनों के आपके आंसर सही है। तो स्थावर सेवा क्षेत्र जो है उसमें कौन सा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा योगदान रहा? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो आपका है वो था व्यापार, होटल और जलपान गृह, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा किसका था? व्यापार, होटल व जलपान गृह, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पशुधन का सर्वाधिक योगदान था और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन था और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल व जलपान गृह, उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र में की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? पहला पूछा था कंट्रीब्यूशन का, यहां पूछा है कि कौन सा सेक्टर था जिसकी सर्वाधिक ग्रोथ रेट रही? सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो किस सेक्टर की रही थी? सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन किसका था? व्यापार, होटल और जलपान गृह है, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। और आपका ग्रोथ रेट है वो किसकी सबसे ज्यादा थी? अन्य सेवाओं की ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा थी। किसकी? अन्य सेवाएं जो है उनकी ग्रोथ रेट आपकी सबसे ज्यादा थी। ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसकी थी? अन्य सेवाओं की। नेक्स्ट आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक, कब तक? सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी बैंक शाखाएं थी? सितंबर 2024 तक आपके टोटल कितनी बैंक शाखाएं हैं वो थी? आठ 8,531 बैंक शाखाएं जो है सितंबर 2024 तक राजस्थान में कार्यरत थी। बाईस में 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, लोक प्रशासन, सॉरी अन्य सेवाएं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कि सितंबर 2024 तक टोटल कितनी बैंक शाखाएं हैं वो राजस्थान में कार्यरत थी? तो आपकी 8,531 शाखाएं जो है वो टोटल कार्यरत थी सितंबर 2024 तक। कब तक? सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक, कब तक? सितंबर 2024 तक राजस्थान में ऋण जमा अनुपात कितना था? क्या पूछा है? ऋण जमा अनुपात मीन्स कि जो आपके 100 रुपए जमा किए हुए हैं उसके अगेंस्ट में आपने कितना ले रखा है, डिपॉजिट के सामने लोन कितना है, वो रहेगा आपका ऋण जमा अनुपात। कि जो डिपॉजिट आपके बैंकों में है उसके अगेंस्ट में कितना लोन दे रखा है आपने। अगर 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट है तो उस 100 रुपए के सामने आपने लोन कितना है, वो आपका रहेगा ऋण जमा अनुपात। तो आपका ऋण जमा अनुपात है वो कितना है? ऋण जमा अनुपात आपका 86.92% है। कितना है? 86.92% जो है वो आपका ऋण जमा अनुपात है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है या असत्य है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक कुल जमा राशि में वृद्धि 11.36% हुई। सितंबर 2024 में कुल ऋण राशि में वृद्धि 13.76% हुई। सितंबर 2024 तक ऋण जमा अनुपात 86.92% था। सितंबर 2024 तक कुल बैंक शाखाएं 8,631 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका असुमेलित या असत्य है? सितंबर 2024 तक कुल जमा राशि में ग्रोथ कितनी हुई? 11.36। कुल लोन में ग्रोथ कितनी हुई? 13.76। ऋण जमा अनुपात कितना? 86.92। कुल बैंक शाखाएं कितनी? 8,631। तो इसमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है या असत्य है? तो ऋण जमा में अनुपात में वृद्धि जमा में वृद्धि कितनी? 11.36 सही है। ऋण राशि में वृद्धि 13.76% सही है। ऋण जमा अनुपात 86.92% सही है। बैंक शाखाएं कितनी आपकी? 8,531 है। कितनी है? 8,531 है, 8,631
नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका असम्मिलित या असत्य हो गया। ये ऑप्शन आपका सही, बिल्कुल सही है तेज कंवर जी, किट्टू शर्मा। नेक्स्ट आपका पीएसआई की वैकेंसी बताई हुई है, आज उसी का वर्गीकरण, जो पोस्ट का वर्गीकरण या जो क्लासिफिकेशन है वो आया था कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है, और उसी के लिए महिला पाठशाला के द्वारा आपको पीएसआई का दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट हिंदी के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए केवल हिंदी का कोर्स जो है वो आपका 1999 में महिला पाठशाला में क्लासरूम के थ्रू अवेलेबल है। आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर कोई पीएसआई की अगर तैयारी कर रहा है और हिंदी के लिए स्पेशली अगर उसको करनी है तो वो कोर्स परचेज कर सकता है। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी भी करनी है तो जयपुर में ऑफलाइन बैच भी महिला पाठशाला के चालू है। अगर कोई भी बंदा अगर पीएसआई की तैयारी कर रहा है और उसको ऑफलाइन क्लासेज अगर लेनी हो तो महिला पाठशाला जयपुर में उसके अवेलेबल है। हेल्पलाइन नंबर पे आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप एड्रेस ले सकते हो। कोर्स परचेज करना है तो कोर्स भी आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासरूम भी आपके लिए अवेलेबल है। और केवल अगर हिंदी का लेना है तो 1999 रुपए में है, और अगर दोनों पेपर का लेना है तो दोनों पेपर का कोर्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका सितंबर 2024 तक 9660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है। सितंबर 2024 तक 40.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा है। सितंबर 2024 तक कुल जमाएं 7.03 लाख करोड़ है। सितंबर 2024 तक कुल ऋण जो है 6.15 लाख करोड़ है। कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से गलत है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है इसमें से? सितंबर 2024 तक 9660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा, बिल्कुल सही है। सितंबर 2024 तक 40.12 वर्ग किलोमीटर में 7.03 लाख करोड़, बिल्कुल सही है। और सितंबर 2024 तक कुल ऋण 6.15 लाख करोड़ है, ये आपका रॉन्ग है। ये 6.11 लाख करोड़ रुपए टोटल लोन है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, बिल्कुल सही है। आएगा, बिल्कुल आएगा आप लोगों के लिए, निश्चिंत रहिए। ऑफर आपको शिक्षक दिवस पे दिया जाएगा, बिल्कुल। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक कुल कितने व्यावसायिक संवाददाता बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत है? जो ई मित्र पे आपको अकाउंट खुलवाने की और जो पैसे निकालने की सुविधा दी जाती है उसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु दक्षिणा आप दोगे कि हम आपको देंगे? गुरु दक्षिणा तो आप दोगे, हम थोड़ी देंगे आपको। हम तो आपको सुविधा दे सकते हैं, गुरु दक्षिणा तो आपको ही देनी है, आपको बिल्कुल मिलेगी। आपके शायद कनेक्टिविटी का इश्यू आपके होगा, बारिश की वजह से आपके प्रॉपरली कनेक्टिविटी नहीं आ रही। एक बार आप कनेक्टिविटी चेक कीजिए हर्षिता जी। तो व्यवसाय संवाददाता या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो 2024-25 में दिसंबर तक कितने थे? जो ई मित्र पे आपको अकाउंट होने की और जो आता है इसका पैसे निकालने की जो सुविधा दी जाती है उनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं या व्यवसायिक संवाददाता। तो वो कितने कार्यरत थे दिसंबर 2024 तक? तो टोटल 91,762 91,762 व्यवसायिक संवाददाता या बीसीओ कार्यरत थे दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक कुल कितने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए? कब तक का पूछा? दिसंबर 2024 तक जो है वो जो जनधन खाते 2015 इसमें जीरो बैलेंस पे खाता खोला जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी मेंटेनेंस आपको उस पे नहीं लगेगा, कोई भी मेंटेनेंस शुल्क जो है वो नहीं लगेगी, मिनिमम बैलेंस शुल्क जो है वो नहीं लगेगा। उस तरह के खाते खुलते हैं जिनको जनधन खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनधन खाता बोलते हैं, जिसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। उसके लिए आपको लिमिट रहेगी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका बैलेंस भी नहीं जाना चाहिए और 1 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन आपके 50,000 से ज्यादा के एक बार में आप ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते। इस तरह के खाते आपके खोले जाते हैं जिसको जनधन खाते कहते हैं, जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान में जो है जनधन खाते टोटल कितने
खोले गए। तो राजस्थान में टोटल जो है 3.67 करोड़ जो है वो खाते खोले गए। 3.67 करोड़ जो है वो जनधन खाते राजस्थान में दिसंबर 2024 तक, कब तक? दिसंबर 2024 तक खोले गए हैं। 3.67 है, 85 नहीं है सब। दिसंबर 2024 तक कुल कितने प्रधानमंत्री जनधन खातों को किससे? आधार से जोड़ा गया है। जो टोटल आपके 3.67 अकाउंट जो खोले हैं करोड़, 3.67 करोड़ आपने टोटल अकाउंट खोले, कौन से? जनधन खाते, जीरो बैलेंस वाले। उनमें से कितने खातों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है? कुल कितने खातों को है वो आधार कार्ड से जोड़ा गया है? तो टोटल आपका 92.06%, कितना? 92.06% खाते हैं उनको आपके किससे जोड़ा गया है? आधार कार्ड से जोड़ा चुका है। आधार कार्ड से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी है, सरकारी सुविधाएं जो दी जाती है, उन सरकारी सुविधाएं किसके आधार पे? प्रत्यक्ष हस्तांतरण, डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है जिसमें सीधा कस्टमर के खाते में 92.06%। देखते हैं क्या रहेगा, सारे टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल आपको 4 टेस्ट तो अवेलेबल करवा रहे हैं हम आपको। तो उसमें जो आपके जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है, उन गवर्नमेंट स्कीम्स को डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर करने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी। क्योंकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डीबीटी जो स्कीम है, उसमें आपको जो फंड ट्रांसफर किया जाता है वो आधार कार्ड के नंबर के आधार पर किया जाता है, और वो आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसमें डीबीटी पोर्टल जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल, जिसको एनपीसीआई मैनेज करता है, उसके ऊपर आपका अगर आधार कार्ड जो गवर्नमेंट स्कीम के लिए डिपार्टमेंट द्वारा आधार कार्ड जो डाला जाएगा, आधार कार्ड नंबर, वो आधार कार्ड नंबर जैसे डालेंगे उसमें बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली शेज करेगा। इसलिए आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक होना अनिवार्य है। बैंक के साथ में आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है। और अभी तक दिसंबर 2024 तक आपके जो है 92.06%, मतलब 3.67 में से 92.06% अकाउंट जो है वो आपके आधार कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटक कितने थे? 2024 में अपने टोटल पर्यटक जो है आज आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी पीडीएफ, निश्चिंत रहिए। तो कुल टोटल पर्यटक जो है वो वर्ष 2024 में राजस्थान में कितने आए? जो दूसरी जगह से अपने यहाँ पे घूमने के लिए आने वाले लोग कितने थे वर्ष 2024 में? तो वर्ष 2024 में जो आपके टोटल पर्यटक थे वो कितने थे? 2384, 2384 लाख पर्यटक जो है वो राजस्थान में 2024 में घूमने के लिए आए। कितने आए थे? 2384। राधे राधे। नेक्स्ट आपका, वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटक कितने थे? टोटल पर्यटक आपके थे 2384 लाख, जिसमें से आपके बिल्कुल सही आपका, तो आपका जो 2024 में जो टोटल पर्यटक आपके 2384 लाख टोटल पर्यटक थे। अब इसमें से विदेशी पर्यटक कितने थे? जो फॉरेन टूरिस्ट थे, फॉरेनर टूरिस्ट, वो कितने थे? बाहर के दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक कितने थे? क्योंकि पर्यटक में जो टोटल आते हैं उसमें डोमेस्टिक और आपके इंटरनेशनल दोनों तरह के आते हैं। जो अपने ही यहाँ के देश के किसी अन्य स्टेट से घूमने के लिए आने वाले वो डोमेस्टिक हो गए, और जो किसी दूसरे देश से आए वो विदेशी या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो गए। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो टोटल है वो कितने विजिट किए थे? कितने टोटल विजिटर्स थे इंटरनेशनल लेवल के? तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो थे वो आपके 23.84 लाख थे। कितने थे? 23.80 लाख जो टोटल है वो आपके विदेशी टूरिस्ट थे। नेक्स्ट आपका, वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस जिले में पर्यटक सर्वाधिक आए? टोटल आपके 2300.84 थे। कितने थे? 84।
टोटल थे, जिसमें से 23.84 थे कौन से, विदेशी पर्यटक थे। अब उसमें से सबसे ज्यादा आने वाले पर्यटक कहाँ पे आए थे, राजस्थान के किस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए थे, कौन सा डेस्टिनेशन था जहां पे सबसे ज्यादा पर्यटक आए वर्ष 2024 में। 2024 में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वाला कौन सा क्षेत्र था जहां पे पर्यटक आए थे। सीकर ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए थे। कहां पे आए थे, सीकर में। सीकर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट है वो 2024 में आए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिला और पर्यटकों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट और पर्यटकों की संख्या कि किस जगह कहां पे कितने पर्यटक आए। सीकर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जैसलमेर सबसे ज्यादा आपके कहां पे आए थे, सबसे ज्यादा आपके आए थे सीकर में। उसके बाद में सेकंड पोजीशन किसकी थी, जैसलमेर, अजमेर नहीं, सीकर था सबसे ज्यादा। सेकंड पोजीशन थी वो आपके चित्तौड़गढ़ की थी, थर्ड आपके अजमेर की, और फोर्थ पोजीशन जो थी वो जैसलमेर की थी। तो सबसे ज्यादा सीकर, चित्तौड़, अजमेर और जैसलमेर 2,76,061, चित्तौड़गढ़ में 2,41,4, अजमेर में 225.89 लाख और जैसलमेर में 224.16 लाख पर्यटक है वो 2024 में आए। तो सबसे ज्यादा सीकर, चित्तौड़, अजमेर और जैसलमेर। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन। 1, 2, 3 और 4th पोजीशन जो डेस्टिनेशन थे सबसे ज्यादा पर्यटक आने वाले, उसमें सबसे ज्यादा सीकर, सेकंड चित्तौड़, थर्ड अजमेर और फोर्थ आपका जैसलमेर। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस जिले में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक है। यहाँ पे किसका पूछा आपको, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आए, विदेशी पर्यटक जो आए वो सबसे ज्यादा कहां पे आए थे। टोटल ओवरऑल का अगर पूछे तो ओवरऑल सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पे आए थे, सीकर में आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां पे आए, 75 के आसपास, 73 की 75 क्वेश्चन लगभग। सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक है वो कहां पे आए थे, टोटल पर्यटक सबसे ज्यादा सीकर में आए थे, और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां पे आए थे, जयपुर में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिला और विदेशी पर्यटकों की संख्या। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर किस क्षेत्र में कितने पर्यटक आए, उसको आपको सुमेलित करना कि कौन से क्षेत्र में कितने पर्यटक आपके आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा तो 6.23, उसके बाद में सेकंड उदयपुर में 4.83 लाख, जोधपुर 1.61 लाख और जैसलमेर में 2.07 लाख। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया, फर्स्ट, टू, थर्ड और फोर्थ पोजीशन विदेशी पर्यटकों के आधार पे। किसके आधार पे, विदेशी पर्यटकों के आधार पे जो है वो आपके इसमें टूरिस्ट थे सबसे ज्यादा जयपुर में, उसके बाद में उदयपुर, फिर जैसलमेर और फिर जोधपुर। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024 में राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आए थे। सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए हैं वो कौन से देश से आए थे, सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पे आए थे विदेशी, जयपुर में, लेकिन कौन से देश से आए, किस देश से सबसे ज्यादा पर्यटक आपके आए। सबसे ज्यादा जिस देश से पर्यटक आए हैं विदेशी पर्यटक वो कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से सबसे ज्यादा पर्यटक आए। कहां से आए, यूएसए से सबसे ज्यादा पर्यटक है वो आपके आए हैं। नेक्स्ट आपका राइजिंग राजस्थान समिट 2024, राइजिंग राजस्थान समिट 2024 जो कब से कब था, 9 से 11 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था। याद रखना, आयोजित कब किया गया था, 9 से 11 दिसंबर के बीच में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 आयोजित किया गया था।
उससे संबंधित कौन सा जो कथन है वो सत्य है? पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश के 1320 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दिसंबर 2024 तक 96,967.61 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। दिसंबर 2024 तक 2,02,607 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव है। और राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है? राइजिंग राजस्थान समिट किया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, 9 से 11 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था और जयपुर में आयोजित किया गया था। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश के 1320 एमओयू साइन किए गए थे। दिसंबर 2024 तक 96,967.61 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव उसमें आए थे। दिसंबर 24 तक 2,02,607 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट आपके सही है। किससे संबंधित है? राइजिंग राजस्थान समिट 2024 1 2 3 4। याद रखना 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में 1320 एमओयू 96,967.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 2,02,607 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। चारों क्वेश्चन है, उनमें से चारों ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन से एक एक प्रश्न आपका बन रहा है। तो चारों ऑप्शन भी आपको याद रखने कि टोटल एमओयू कितने साइन किए गए हैं, कब से कब तक, कहां आयोजित किया गया, टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जो दिया गया वो कितना दिया गया है। बिल्कुल सही आपका समझिए। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के बारे में सत्य कथन कौन सा है? किसको घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था? किसका किया गया था? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किसके लिए किया गया था? तो घरेलू पर्यटकों का बढ़ाने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक पर्यटन मार्ट का आयोजन किया, ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था। यहाँ पे भी प्रश्न आपका बन रहा है कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आयोजन किया गया था? तो वो था आपका राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के बारे में कौन सा सत्य कथन, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ऑप्शन इसके आगे हैं आपके। तो इसमें आपका है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आयोजन 13 से 15 सितंबर 2024 में जयपुर में किया गया। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आयोजन 13 से 15 सितंबर 2024 में जयपुर में। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में पूरे भारत में 650 से अधिक अभिकर्ताओं ने भाग लिया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट राजस्थान से 600 से ज्यादा विक्रेताओं ने भाग लिया। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में 13,500 से अधिक B2B बैठकें, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स का आयोजन किया गया। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024। अब इसमें आपका 13 से 15 सितंबर को जयपुर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में पूरे भारत से 650 से ज्यादा एजेंट्स है, उन्होंने हिस्सा लिया था। जो ट्रेवल का अरेंजमेंट जो करते हैं, जो ट्रेवलिंग एजेंसियां जो होती है, वो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट राजस्थान में 600 से ज्यादा यहाँ के अपने जो बिजनेसमैन है उन्होंने हिस्सा लिया था। और टोटल 13,500 बिजनेस टू बिजनेस जो मीटिंग्स होती है वो आयोजित की गई थी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में। तो आपके चारों के चारों ऑप्शन है वो सही है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपके सही है। 4 इसमें यह है जो यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में 13,500 B2B बैठकें आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा सत्य है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पर्यटन के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? पर्यटन के संदर्भ में दिसंबर 2024 तक कुल निवेश राशि 3,599.23 करोड़। दिसंबर 2024 तक 259 पर्यटन इकाइयों को अनुमोदन और लगभग 12,000 व्यक्तियों को संभावित 12,000 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो ये सारे स्टेटमेंट सही है कि दिसंबर 2024 तक कुल निवेश 3,599.23 करोड़ का
259 पर्यटन इकाइयों का अनुमोदन और 1200 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। नेक्स्ट आपका है दिसंबर 2024 तक कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र, क्या हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए दिसंबर 2024 तक। कितने ऐसे जो है वो क्षेत्र या कितनी ऐसी संपत्तियां जो आपकी है, एसेट्स है, जिनको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। दिसंबर 24 तक टोटल कितने ऐसे जो है एसेट्स है जिनको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। सत्ताईस ऐसी एसेट्स है जिनको हेरिटेज का दर्जा दिया। कितनी है? टोटल 27 एसेट्स ऐसे जिनको हेरिटेज का है वो दर्जा दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 40 में 27 हेरिटेज है, सुमन 25 ने 27 हेरिटेज एसेट्स ऐसे हैं जिनको 27 एसेट्स जिनको हेरिटेज का दर्जा देगा। बिल्कुल आयुष। तो और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1979 को 79 को की गई थी। 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन क्या है? किसकी पूछिए? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन क्या है? राजस्थान पर्यटन निगम विकास निगम लिमिटेड की जो टैगलाइन है वो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संदर्भ में इकाई और संख्या। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जिनको मैनेज करती है, जिनका प्रबंधन करती है, संभालती है, उनके बारे में आपको आपस में एक दूसरे को मिलाना है कि कितनी इकाइयां टोटल है, किसकी कितनी इकाइयां या कितनी संख्या में टोटल वो है उसमें। होटल कितनी है? पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के पास में 39 होटल है, मोटल 18, कॉफी हाउस 8 और जनता आवास गृह जो है वो 1 है, जिसको राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है वो मैनेज कर रहा है। तो 1 2 3 4 सॉरी सुमेलित करना है इसको। होटल, मोटल, कॉफी हाउस और जनता आवास गृह। तो इसमें होटल 39, मोटल 18, कॉफी हाउस 1 है आपके और जनता आवास गृह है वो 8 है। तो 1 2 4 3 जो आपका है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक राजस्थान में कुल कितनी फिल्मों की शूटिंग की गई? दिसंबर 24 तक राजस्थान में कितनी फिल्मों की है वो शूटिंग की गई थी? 2024-25 के तहत राजस्थान में दिसंबर 24 तक टोटल कितनी फिल्में हैं उनकी शूटिंग यहाँ पे की गई थी? टोटल राजस्थान में 39 फिल्मों की शूटिंग की गई थी 2024-25 में दिसंबर तक। राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो होती है उसमें राजस्थान के कितने स्थल या क्षेत्र है जो इसमें शामिल है? है 44 में बी है, बिल्कुल सही। 44 में बी, 43 में 1 है। कॉफी हाउस 1 ही है, आपकी जनता आवास गृह है वो 8 है, गेस्ट हाउस जो है वो 8 है। 45 में
कितने जो है स्थल आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो टोटल 9 स्थल या क्षेत्र ऐसे जो जगह है जो आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल है। निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला और रणथंभौर का किला। इसमें से कौन से पहले से जो आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल है? कौन से जिले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसमें चारों की चारों आपके विश्व धरोहर में शामिल है। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर चारों किले जो आपके हैं जैसलमेर में धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब से लागू की गई? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो है वो कब से लागू की गई है? याद रखना ये प्रश्न आने लायक है, वैसे है। पर्यटन नीति जो है वो कब लागू की गई थी? 2024 की। चार दिसंबर 2024 से आपकी राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने जीर्णोद्धार विकास के लिए कितनी राशि खर्च की है? किसने? पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जो पुरानी जो संपत्तियां जो है, जो हेरिटेज पैलेस जो है उनके जीर्णोद्धार के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए कितनी राशियां जो है, कितनी राशि उसने टोटल 2024-25 में दिसंबर 24 तक खर्च की है? कितने एक्सपेंसेस इसने किस पे? जीर्णोद्धार और डेवलपमेंट के लिए पुरानी संपत्तियां जो है उनके ऊपर खर्च किया है। $2018.48 लाख रुपए जो है वो इसने 2024-25 में दिसंबर तक खर्च किए। बेटा जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, 2018 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2024 में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार किस होटल को दिया गया? 2024 में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो आयोजित किया गया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार किसको दिया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार है वो किसको दिया था? क्या बात सुननी है, बोली। बताइए क्या बात है। आरटीडीसी होटल कैसूल झुमरवाड़ी सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है, समझिए आपका आंसर। आरटीडीसी होटल कैप्सूल झुमरवाड़ी सवाई माधोपुर में है, उसको वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार जो है वो दिया गया था किसमें? गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो के अंतर्गत। किसमें? आप एक बार चेक कर लीजिए आंसर, आर्थिक समीक्षा का निकाल लीजिए चैप्टर, उसमें जो अपना सेवा क्षेत्र का जो पर्यटन वाला जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन आपको सही, कि जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड वाला जो है उससे संबंधित है। राजस्थानी पर्यटन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2024 में कौन से पुरस्कार जीते हैं? किसमें? पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं? बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन पुरस्कार मुंबई में, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार और ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार है। इनमें से कौन से पुरस्कार जो है वो 2024 में राजस्थान ने जीते पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए? आई थिंक आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा पोर्शन, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी जो है वो हर क्षेत्र में आती है, हर पेपर में आती है, इसलिए शायद में भी पॉसिबल है। बेस्ट एंड
बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन पुरस्कार मुंबई में जीता, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पुरस्कार गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार और ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता है। तो 4 पुरस्कार ये पर्यटन में उत्कृष्टता या सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए जीता है। तो चारों पुरस्कार के नाम भी याद रखना, बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। चारों पुरस्कार है और राजस्थान ने 2024 में जीते। नेक्स्ट आपका पर्यटकों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए पर्यटक सहायता बल अभियान, कौन सा शुरू किया गया है यह भी याद रखना। पर्यटक सहायता बल अभियान जो है वो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। पर्यटन सहायता बल अभियान पर्यटकों की सेफ्टी के लिए शुरू किया गया है और उसके बारे में सत्य कथन है। अब अभियान 15 फरवरी 2024 से शुरू किया। कब शुरू किया गया? 15 फरवरी 2024 को। अभियान 19 जिलों में शुरू किया गया। कितने जिलों में? 19 जिलों में। शुरू में 250 पर्यटक सहायता कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना। चारों ऑप्शन आपके सही है। अब इसको अच्छे से याद रखना कि सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? पर्यटक सहायता बल अभियान 15 फरवरी 2024 से 19 जिलों में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों के साथ में, और उद्देश्य है कि पर्यटकों के प्रति संवेदनशील अच्छा व्यवहार करें और जो असामाजिक तत्व जो है उनके ऊपर कार्रवाई करें। पर्यटकों को जो परेशान करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। याद रखना, एक ही प्रश्न से 5 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। 4 ऑप्शन से और एक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहा है। किस पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, उनकी सेफ्टी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में सत्य कथन है। जो वरिष्ठ नागरिक जो बुजुर्ग है उनके लिए तीर्थ यात्रा शुरू की गई है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर्ड कर रही है, तो उसके बारे में कौन सा कथन है वो सही है आपका। वर्ष 2024-25 में जनवरी 25 तक में ट्रेन द्वारा 21,321 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाई गई। वर्ष 2024-25 में जनवरी 25 तक हवाई जहाजों द्वारा 1802 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाई गई। वर्ष 2024-25 में जनवरी 25 तक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कौन सा कथन आपका सत्य है? आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा कि गैप का कारण क्या था। उसमें रीजन देके आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण आपको देना होगा कि किस कारण से आपने। मैं भी नॉर्मली नहीं मांगते, कभी कभी यूनिवर्सिटी मांग लेती, कभी नहीं मांगती, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए कि 2 साल के गैप के पीछे क्या कारण था। बिल्कुल सही आपका आंसर, तीनों ऑप्शन सही है आपके। तीर्थ यात्रा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में ट्रेन द्वारा 21,321, हवाई जहाज द्वारा 1802 और टोटल खर्च जो किए गए वो 65 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ तीर्थ यात्रा पे खर्च किए गए। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडिसेज 2024-4 में राजस्थान का स्कोर क्या था? सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स में जो 4th वर्जन जो चल रहा है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में जो 2024 4.0 जो वर्जन है उसमें राजस्थान का स्कोर कितना था? सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में 2024 में 4.0 वर्जन में राजस्थान का स्कोर कितना था? 67 था। कितना था? 67 राजस्थान का टोटल स्कोर था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के 700 प्लस एमसीक्यू टेस्ट आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको मिलेगा, लाइव सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, बजट इसमें आपको कवर मिलेगा, शेड्यूल वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है। केवल 99 रुपीज में आप इसको परचेज करके टेस्ट के फॉर्म में आपको अटेंड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जिनेवा राजस्थान एसडीजी सूचकांक 2024 5वां वर्जन डिस्ट्रिक्ट वाइज वाला जो है उसका 2024 कौन सा 5वां वर्जन में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर जिले का था। पहला स्थान किस जिले का था और आखिरी स्थान किस जिले का था?
जिलेवार जो एसडीजी सूचकांक जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सतत विकास लक्ष्य जो आपका है उसके अंतर्गत सूचकांक 2024 का जो 5वां वर्जन, कौन सा है? 5वां वर्जन है, जिसमें पहला स्थान और अंतिम स्थान किस जिले का था? पहला और अंतिम किस जिले का था? तो पहला स्थान आपका किसका था? पहले स्थान पे आपके झुंझुनू था। कौन सा था? फर्स्ट स्थान पे झुंझुनू था। सेकंड स्थान पे कौन सा था? और सेकंड स्थान सॉरी लास्ट स्थान जो था वो किसका था? जैसलमेर का था। प्रथम स्थान झुंझुनू और अंतिम स्थान है वो जैसलमेर का था। बिल्कुल सही है आपका। जिलेवार स्थान एसडीजी सूचकांक 2024 में झुंझुनू का स्कोर क्या था? टोटल स्कोर आपका 67 था राजस्थान का। झुंझुनू का स्कोर कितना था? झुंझुनू का जो स्कोर था वो आपका 66.44 था। कितना था? 66.44 है वो झुंझुनू का स्कोर था। नेक्स्ट आपका राजस्थान एसडीजी सूचकांक के बारे में सत्य कथन है। राजस्थान एसडीजी सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2020 में आया था, जारी किया गया। राजस्थान एसडीजी सूचकांक का द्वितीय संस्करण वर्ष मार्च 2021 में जारी किया गया था। राजस्थान एसडीजी सूचकांक का तृतीय संस्करण मार्च 2022 में जारी किया गया था और राजस्थान एसडीजी सूचकांक का चतुर्थ संस्करण अप्रैल 2023 में जारी किया गया था और राजस्थान एसडीजी सूचकांक का 5वां संस्करण मार्च 2024 में जारी किया गया था। सभी ऑप्शन आपके सही है, पांचों ऑप्शन। मीन्स की आपका पहला संस्करण 2020, दूसरा मार्च 2021, तीसरा मार्च 2022, चौथा अप्रैल 2023 और पांचवा मार्च 2024। मीन्स की 2023 वाला आपका अप्रैल में जारी हुआ था और बाकी सभी संस्करण 2020 से लेके 24 तक आपकी कंटिन्यूअसली मार्च में जारी किए गए थे। 5 संस्करण अभी तक सतत विकास लक्ष्य जो है उसका सूचकांक के 5 चरण अभी तक जारी हो चुके हैं। तो आपके 5 ऑप्शन सही है। 5वां संस्करण 2024 में जारी किया गया था, जिसमें पहला स्थान जो झुंझुनू का था और आखिरी स्थान जो है वो जैसलमेर का था। राजस्थान को हरित विकास के लिए प्रमुख नीतियां कौन कौन सी है? हरित विकास मीन्स कि आपको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि आपको फ्यूचर की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए हुए वर्तमान में विकास करना है। और हरित का मीन्स कि पर्यावरण को भी आपको ध्यान में रखना, पर्यावरण को कम से कम या ना के बराबर नुकसान पहुंचाते हुए आपको विकास या डेवलपमेंट करना है। तो राजस्थान का जो हरित विकास जो है उसकी प्रमुख नीतियां या प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है उसके? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जो हरित विकास है उसके लिए कौन कौन सी नीतियां राजस्थान ने बनाई है? ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023, जलवायु 2023, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022। मीन्स की जो हरित विकास में मदद कर सके वो कौन कौन सी योजनाएं जो है राजस्थान ने बनाई है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023, जलवायु परिवर्तन नीति 2023 और राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। तो सभी इसमें सही है। 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, ये चारों नीतियां जो है हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका है नवंबर 2024 तक राजस्थान के कुल डाकघर कितने थे? राजस्थान में टोटल जो डाकघर है वो नवंबर 2024 तक कितने कार्यरत है? आपके बैंक 8,531 कार्यरत है सितंबर 2024 तक। कब तक? सितंबर 24 तक। सितंबर 24 तक आपकी 8,531 जो है वो कार्यरत है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो बजट प्रावधान आपका 200 करोड़ का सही है। देखिए क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको मेन चीज ये कि क्वेश्चंस जो भी करवा रहे हैं उसके अंतर्गत पूरा का पूरा पेट क्लियर होना चाहिए, कोर्स कवर होना चाहिए पूरा का पूरा। अब आपके एक एक प्रश्न में 4-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपके टोटल जो पोर्शन है वो पूरा कवर होना चाहिए कैसे भी करके। चाहे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखिए या सिंगल लाइनर क्वेश्चन से कैसे भी हो, टोटल पोर्शन कवर होना चाहिए। क्वेश्चन को वो घुमा के भी बना सकते हैं, बट आपको वो चीजें ध्यान में होनी चाहिए।
11,044 टोटल डाकघर है वो कार्यरत है और बैंकें कितनी 8,531। सितंबर 2024 तक राजस्थान में दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? टेलीफोन उपभोक्ता है वो सितंबर 2024 तक आपके कितने थे? कितने लोगों के पास में जो है आपके दूरसंचार या टेलीफोन कनेक्शन थे? मोबाइल या टेलीफोन के जो भी है मिला के टोटल कितने कनेक्शन थे? तो आपके पास में 6.59 करोड़ जो है वो टेलीफोन या दूरसंचार उपभोक्ता थे। राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का से संबंधित कार्य में कौन सा कथन सत्य? राजस्थान डीबीटी सलाहकार में ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है उसको मैनेज करने के लिए बनाया गया है, जो नोडल एजेंसी के तौर पे कार्य करता है। नोडल एजेंसी के तौर पे राजस्थान डीबीटी सलाहकार बोर्ड बनाया गया है, जो राजस्थान की जो भी योजनाएं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट जो डायरेक्ट उसके खाते में व्यक्ति के खाते में पैसे डाले जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए और उनको प्रॉपर्ली करवाने के लिए ये जो है नोडल एजेंसी के तौर पे लागू की गई। डीबीटी योजनाओं की पहचान और उनकी ऑन बोर्डिंग करना, मतलब जो भी डीबीटी के लायक जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो कौन सी स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है, उन स्कीमों की पहचान करना और उनको उसके अंतर्गत सम्मिलित करना। आधार अधिनियम की धारा 7 या 4 के तहत राज्य योजनाओं को अधिसूचित करना। अब आधार कार्ड जो बनता है आपका उसी के थ्रू आप डायरेक्ट जो है जी, तो जो आपके आधार कार्ड जो बनता है उस आधार कार्ड के आधार पे ही आपकी डीबीटी स्कीम जो है वो आपकी चालू हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आधार कार्ड लिंक नहीं करूंगा, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो आधार कार्ड के बिना आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आधार कार्ड के साथ में आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा और उसी के आधार पे आपको डीबीटी के तहत गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो आधार कार्ड में जो धाराएं हैं 7 और 4 जिसमें आप कंसेस देते हैं कि मैं अपने आधार कार्ड की को आपके इसके साथ में लिंक करने की परमिशन या अनुमति देता हूं, तो उसकी अधिसूचना सर्विस प्लस या राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से या तो सर्विस प्लस पोर्टल या किसी भी पोर्टल से डीबीटी जो योजना है उनका डिजिटलीकरण करना। इसलिए तो इसमें तीनों जो आपके हैं वो सही है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो आपके हैं वो सही है। नेक्स्ट आपका डीबीटी पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? डीबीटी पोर्टल जो आपका है उसके अंतर्गत जो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स की, अच्छा ज्यादा आ रही है आपको आवाज है? जो डीबीटी पोर्टल जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल जिसको एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें आपके आधार कार्ड के आधार पे या आधार कार्ड लिंक के आधार पे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी होते हैं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट्स या प्रत्यक्ष हस्तांतरण पेमेंट का केस के फॉर्म में आपको हस्तांतरित किया जाता है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? जो राजस्थान की स्थिति की वर्तमान में 99 राज्य व 51 केंद्र सत्ता प्राप्त योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर है। टोटल कितनी है? 99 स्टेट की है और 51 जो है वो सेंट्रल की स्कीम्स जो है वो डीबीटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। वर्ष 2024-25 में 5 दिसंबर 2024 तक डीबीटी पोर्टल पर 27,949.31 करोड़ का लेन देन है। कितना है? 27,949.31 करोड़ की सहायता जो है वो डिजिटल पोर्टल के थ्रू पब्लिक को दी गई है। जनता को गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के तहत 27,949.31 करोड़ की हेल्प की गई है। आधार कार्ड शायद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए अनिवार्य है, एक बार आप उसको विज्ञप्ति को ढंग से पढ़ना क्या उसमें देखते हो। वर्ष 2024-25 में 5 दिसंबर 24 तक डीबीटी पोर्टल 5.71 करोड़ लाभार्थी थे। कितने थे? 5.71 करोड़ डीबीटी पोर्टल पे। किस पे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पोर्टल है उसके ऊपर 5.71 करोड़ है, वो 5 दिसंबर तक रजिस्टर्ड थे। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, तीनों ऑप्शन आपके सही है, बिल्कुल सही आपका ब। स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में सत्य कथन है। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई थी। स्टैंड अप इंडिया केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम है जिसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मार्च 2024 तक ये चालू थी, 25 तक, 1 अप्रैल 2025 से
अभी हाल फिलहाल इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। ये स्कीम जो है वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लिए SC ST और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, जो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले जो प्रोजेक्ट है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा बिना किसी कोलेटरल के लोन उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम जारी की गई थी। SC ST व महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए। वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक 587.16 करोड़ के ऋण कितने 587.16 करोड़ के स्वीकृत किए। वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 24 तक 2675 लाभार्थियों को 2675 लाभार्थियों को, तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किया गया? प्रधानमंत्री जो जनधन खाता आपका है, इस स्कीम को शुरू में जोड़ा गया था, जिसमें जीवन ज्योति बीमा जो है, जीवन ज्योति बीमा स्कीम, इसमें आपको 2 लाख रुपए का, कितने का मिलता है? 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। 2 लाख का बीमा मिलता है आपको 436 रुपए के प्रीमियम। कितने पे? 436 रुपए के प्रीमियम पे, जिसमें आपको 55 वर्ष की उम्र तक, कितने तक? 55 वर्ष की उम्र तक इसको आप रिन्यू करवा सकते हो, कंटिन्यूअस आपको इसको रख सकते हो। सरकार की स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया था। 436 रुपए के प्रीमियम पे 2 लाख का बीमा, हर साल रिन्यूएबल है, 55 साल की उम्र तक ये रिन्यू रहेगा। तो 2024-25 में 31 दिसंबर 24 तक राजस्थान में कितने लोगों का प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा है वो किया गया? तो टोटल 96.85 लाख व्यक्तियों का, 96.85 लाख व्यक्तियों का है वो जीवन बीमा, जो PMJJY जो है वो किया गया। वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किया था? ये आपातकालीन मतलब एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट स्कीम है, उसके लिए है, जिसमें एक्सीडेंट होने पे ही आपको इसमें क्लेम मिलता है। इसमें आपको 20 रुपए में, कितने में? 20 रुपए में 2 लाख का आपको बीमा मिलेगा। कितने का? 20 रुपए में 2 लाख का। बट कंडीशन ये है कि इसमें केवल एक्सीडेंटल बेनिफिट है। 436 में जीवन ज्योति में आपको नेचुरल डेथ बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन आपको अगर सुरक्षा बीमा योजना अगर आपने ले रखी है तो 20 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा 70 ईयर की एज तक। 70 वर्ष तक आपका इसमें रिन्यूएबल रहेगा, 70 वर्ष तक रिन्यू करवा सकते हो आप इसमें। ये कितने लोगों का? 96.85 लाख व्यक्तियों का आपका PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किया गया। PMSBY जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो कितने लोगों का आपने किया था? ये टोटल था आपका 238.707 लाख व्यक्तियों का जो है वो टोटल आपने PMSBY किया था। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना के लिए नामांकित किया गया? अटल पेंशन योजना जो है वो एक पेंशन स्कीम है, जिसमें आपको 1000 रुपए 3, 4 और 5000 रुपए तक की पेंशन स्कीम रहेगी। इसमें आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, 1000 टू 5000 के बीच में, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम रहेगा। 18 से 40 साल तक आप इसमें एंट्री ले सकते हो। एंट्री एज आपकी, एंट्री एज कितनी है? 18 टू 14 ईयर। और 60 ईयर से आपको 60 साल के बाद में, आपको 60 वर्ष के बाद में आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। 60 वर्ष बाद आपकी पेंशन शुरू होगी। इसमें से जो आप जो चूज करोगे, कंफ्यूज कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत याद तो आपको रखना पड़ेगा। इसमें से आपको कोई सा भी पेंशन ऑप्शन आप चूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम भरना रहेगा। कभी भी इसमें 18 से 40 में एंट्री कर सकते हो। 60 वर्ष तक आपको प्रीमियम भरना। 60 वर्ष के बाद में आपको, अगर आपने 5000 का ऑप्शन चूज किया तो 5000 रुपए आपको प्रति वर्ष प्रति माह पेंशन स्टार्ट हो जाएगी।
और इसमें आपके 36.62 लाख व्यक्तियों का अटल पेंशन योजना है वो 24 दिसंबर तक की गई थी। वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन शिशु श्रेणी के अंतर्गत दिया गया? इसमें 3 कैटेगरी होती है मुद्रा लोन में, शिशु, किशोर और तरुण। अभी एक नई कैटेगरी आई है तरुण प्लस, जो इसी बजट में शुरू की गई थी, तरुण प्लस। शिशु के अंतर्गत आपका 50,000 तक का लोन होता है, 50,000 से 5 लाख तक का लोन जो किशोर कैटेगरी, और 5 लाख से 10 लाख तक का आपका किस में आएगा? तरुण में। और 10 लाख से लेकर अभी कैटेगरी शुरू की गई है 10 लाख से 20 लाख तक, ये आपका आएगा तरुण प्लस। 4 कैटेगरी में मिलता है, पहले 3 कैटेगरी थी, इस साल 1 अप्रैल के बाद में आपकी तरुण कैटेगरी एक नई कैटेगरी आ चुकी है आपकी। ये पहले 3 कैटेगरी आते हैं, शिशु में 50,000, 50 से 5 लाख के बीच में किशोर, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में। दिमाग छोटा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है। मेमोरी सबकी, दिमाग की साइज सबकी बराबर, कंसंट्रेशन के आधार पर डिपेंड करता है कि आपको कितने याद रहते हैं। अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि मैं ही कर सकता हूं। ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। बट उसके लिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का डिफरेंस आपको ध्यान में होना चाहिए। जो भी आप पढ़ो, चाहे 2 घंटे ही पढ़ो, जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे में से 12 घंटे से 14 घंटे या 18 घंटे तक लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं। जितना भी पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो, कि जब पढ़ रहे हो तब आपको उसके अलावा कोई भी चीज सुनाई नहीं देनी चाहिए, बाजू में पास में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन अगर आपका सही रहेगा तो आप अपने आप उस चीज में सक्सेस होगे। उसके लिए माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको माइंड सेट जो है वो उसी में रहना चाहिए। माइंड अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करो कि मैं कर सकता हूं अगर प्रयास करता हूं। प्रयास ईमानदारी से और कंसंट्रेशन के साथ में कीजिए, अपने आप सफलता मिलेगी। मैंने खुद ने की है, इसलिए मैं इस चीजों के बारे में आपको बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ में, कि मैं कर सकता हूं। वहां तक रखिए, मैं ही कर सकता हूं वो नहीं होना चाहिए। और कंसंट्रेशन एकाग्रता के साथ में कीजिए, सब चीजें याद रहेगी आपको। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद नहीं होती, वहां पे आपको मेमोराइज अपने आप होगी। एग्जाम में जब प्रश्न आप पढ़ोगे तो उसके साथ में अपने आप वो चीजें ध्यान में आएगी, अगर आपने ढंग से अगर कंसंट्रेट के साथ में पढ़ाई की है तो। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, अपने आप को तैयार रखिए। तो 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री लोन है वो शिशु कैटेगरी जो है उसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किए गए या वितरित किए गए? तो टोटल 1556 करोड़ 1556 करोड़ रुपए जो है वो सीसी कैटेगरी के अंतर्गत जनवरी 2025 तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन किशोर श्रेणी के लिए, तो किशोर कैटेगरी जो है उसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किए गए? तो इसमें आपको 7,791 करोड़ रुपए है वो किशोर कैटेगरी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन तरुण श्रेणी में जो है वो वितरित किया गया? किसमें? तरुण कैटेगरी में, जिसमें 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन दिया जाता है। तो वो आपका 5,262 करोड़ रुपए जो है वो तरुण कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री लोन, टोटल जो प्रधानमंत्री लोन है मुद्रा स्कीम में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है वो टोटल दिया गया है 21 जनवरी 2025 तक। तो इसमें आपके 1556 करोड़ आपका दिया गया था किसमें? शिशु में। 7,791 करोड़ आपका किशोर में, और 5,262 करोड़ जो है वो आपका दिया गया था किसमें? तरुण में। तो 14,609 करोड़ रुपए आपका टोटल जो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम है उसके अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट आपका सितंबर 2024 तक राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत? जो आरआरबीज होती है, रीजनल रूरल बैंक, जिसको कोई दूसरी नेशनलाइजेशन बैंक है जो स्पॉन्सर्ड करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष तौर से कृषि क्षेत्र को
जो है बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है वो शुरू किए गए थे। उसकी राजस्थान में टोटल कितनी शाखाएं हैं सितंबर 2024 तक? 1593 शाखाएं जो टोटल है वो राजस्थान में कार्यरत है सितंबर 2024 तक। सितंबर 2024 तक राजस्थान में विदेशी बैंक की कितनी शाखाएं, जो फॉरेन बैंक जो है उनकी टोटल कितनी शाखाएं हैं वो राजस्थान में है? 10 शाखाएं जो है वो फॉरेन बैंक्स की राजस्थान में सितंबर 2024 तक कार्यरत है। सितंबर 2024 तक राजस्थान में सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं कितनी है? किसकी है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक है उनकी टोटल शाखाएं कितनी है? तो 4273 जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखाएं है। और सितंबर 2024 तक राजस्थान में निजी क्षेत्र की बैंक शाखाएं कितनी है? तो निजी क्षेत्र की आपकी बैंक शाखाएं जो है वो कितनी है? 2093 जो है वो निजी क्षेत्र की बैंक शाखाएं है सितंबर 2024 तक। ये आपका पीएसआई का दोनों पेपर के लिए कोर्स, किसके लिए? दोनों पेपर जो पीएसआई एसआई के हैं उनके लिए आपको मैया पाठशाला में 3900 रुपए में केवल कोर्स आपको अवेलेबल है। और अभी मैया पाठशाला के ऑफलाइन कोर्स भी आपको अभी स्पेशली पीएसआई का जो है वो ऑफलाइन कोर्स भी जयपुर के है वो उपलब्ध है। अगर कोई ऑफलाइन करना चाह रहा है कोचिंग तो वो आपको वहां पे जयपुर में इसकी सुविधा उपलब्ध है। ये थे आज के अपने 73 क्वेश्चंस जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के औद्योगिक कर सेवा क्षेत्र जो है उससे संबंधित है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। परीक्षा के हिसाब से मैंने इसका पूरा पैटर्न है वो तैयार किया गया है कि उसमें कम से कम क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन है उसको कवर कर सके पर, इसीलिए एक एक क्वेश्चंस के 4-4, 5-5 ऑप्शंस बनाए और उसी ऑप्शंस के थ्रू आपके 5-5% एक एक क्वेश्चन से निकल के आ सके। अच्छे से आप एक बार उसका रिवीजन और कर लीजिए, शायद आपको दोबारा एग्जाम्स में देखने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, गुड नाइट।